दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश आनियत पर। और आज हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई एक बहुत ही खूबसूरत सी पोयम जिसका नाम है द वर्ल्ड इज़ टू मच विथ अस। दोस्तों विलियम वर्ड्सवर्थ को हम नेचर पोएट के नाम से भी जानते हैं या उनको नेचर पोएट भी कहते हैं। ये पोएम उन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन जिस समय हो रही थी यूरोप में उस समय लिखा था। ये पोएम लिखा था इन्होंने 1802 यानी कि 1802 में, और इसको पब्लिश कराया था 1807 यानी कि 1807 में। दोस्तों इस पोएम के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ये पोएम इन्होंने नेचर को और इंडस्ट्रियलाइजेशन को, क्या डिफरेंस होते हैं दोनों में, इसको दिखाया है। नेचर के साथ कैसे लोग अलग होते जा रहे हैं, नेचर से जुड़ाव नहीं महसूस कर रहे हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन जब से आई है यूरोप में, इस सभी के बारे में इस पोएम में बताया गया है। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में कुछ बातें और फिर शुरू करेंगे आज का ये अपना पोएम द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस। दोस्तों विलियम वर्ड्सवर्थ का जन्म 7 अप्रैल 1770 यानी कि 7 अप्रैल 1770 को कोकरमाउथ कम्बरलैंड इंग्लैंड में हुआ था। इनकी वाइफ का नाम मैरी हचिंसन था जिनसे इनकी 1802 में शादी हुई थी। इनके कुछ बहुत ही मेजर वर्क्स रहे हैं जैसे कि लिरिकल बैलेड्स विद अ फ्यू अदर पोएम्स जो कि 1798 में आई थी, और अगली कलेक्शन इसी की अगली वॉल्यूम लिरिकल बैलेड्स विद अदर पोएम जो कि 1800 में भी आई थी, और पोएम्स इन 2 वॉल्यूम या फिर टू द कुकू, ये सभी इनके बहुत ही फेमस वर्क्स रहे। दोस्तों इन्होंने लिरिकल बैलेड्स जब लिखा था तो इसको एसटी कॉलेज के साथ में मिलकर के कोलैबोरेशन में लिखा था। इनको पोएट लॉरिएट भी बनाया गया था 1843 में, और फिर जब ये पोएट लॉरिएट थे अपने डेथ तक, और इनकी डेथ कब हुई थी 23 अप्रैल 1850 को। तो दोस्तों ये थे कुछ ख़ास बातें विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में जानने के लिए, जो कि इनको एक रोमांटिक पोएट भी कहते हैं और इनको एक नेचर पोएट भी कहते हैं, ये भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो अब चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पोएम द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस। तो दोस्तों ये जो पोएम है हमारा द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस, इसका बैकग्राउंड कुछ इस तरह से है कि जिस टाइम इसको लिखा गया था और पब्लिश करा गया था यानी कि 19th सेंचुरी के स्टार्टिंग में, इसको 1802 में लिखा गया था और 1807 में पब्लिश कराया गया था। तो इस पोएम के समय या फिर इसको लिखे जाने के समय इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ही ज़्यादा हावी हो रहा था इस संसार पे, इस वर्ल्ड में। ठीक है, तो जो विलियम वर्ड्सवर्थ हैं इनको हम नेचर पोएट भी कहते हैं इसीलिए क्योंकि ये नेचर को बहुत ज़्यादा मानते हैं, नेचर के साथ बहुत ज़्यादा रहना चाहते हैं, नेचर को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो इन्होंने नेचर के लिए ही ये पोएम लिखा है, और ये स्टार्ट करते हुए लिखते हैं द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस। जो संसार है ये हमारे साथ बहुत रह चुका। ठीक है, अब यहाँ पे 2-3 इसके मीनिंग्स निकल सकते हैं। टू मच विद अस यानी कि अब हम इस संसार के लिए बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, यानी कि हम इस संसार को अब कुछ नहीं समझते, या फिर ये संसार अब हम लोग के लिए नहीं है, ऐसा भी मीनिंग हो सकता है इसका। ठीक है, लेट एंड सून गेटिंग एंड स्पेंडिंग वी ले वेस्ट आर पावर्स, यानी कि जल्दी या फिर देरी में, लेट एंड सून जल्द ही या देर में ही, गेटिंग एंड स्पेंडिंग यानी कि पाने की लालसा और खर्च करने की जल्दी, वी ले वेस्ट आर पार्स हमने अपने जो पावर्स हैं, शक्तियाँ हैं, उनको नष्ट कर दिया है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये संसार जो है, इस दोनों लाइन का मतलब हम समझते हैं एक साथ में कि ये संसार या फिर अब हम इस संसार के लायक नहीं हैं, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं ये चाहे देरी में ही चाहे जल्दी जल्दी में ही केवल पाने की इच्छा रखते हैं और खर्च करने की जल्दी में रहते हैं। ठीक है, और इस तरह से हमने अपनी पावर्स को नष्ट कर दिया है। लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज़ अवर्स, हम जो कि ये हमारा नेचर है, जो हमारा नेचर है, हमारा नेचर यानी कि जो हमारा ये प्रकृति है, क्या प्रकृति है आसपास की, इसको हम कम देखते हैं, इसको हम कम समझते हैं। वी हैव गिवन अवर हार्ट्स अवे अ सॉर्डिड बून। अब यहाँ पे बून का क्या मतलब है? बून का मतलब होता है वरदान या फिर अभिशाप भी कह सकते हैं। ठीक है, सॉर्डिड मतलब घिनौना, घिनौना वरदान, सॉर्डिड बून का मतलब होता है। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं पोएट कि वी हैव गिवन अवर हार्ट्स अवे, हमने अपने हृदय को इन नेचुरल चीज़ों से, प्राकृतिक चीज़ों से अलग कर दिया है, जो कि एक घिनौना अभिशाप है हमारे लिए, फिर एक घिनौना वरदान है हमारे लिए। बून में वरदान होता है। ठीक है ना,
तो ये घिनौना वरदान है कि हमने इस नेचर से अपने आप को अलग कर लिया है और इस तरह से हमने अपने सारे पावर्स को नष्ट कर दिया है, क्योंकि अब यहाँ के लोग हमेशा लालच में रहते हैं, जल्दी से कुछ भी पाने का, जल्दी से कुछ भी खर्च करने का। इसलिए अब हम इस संसार के लायक नहीं हैं। ये अर्थ है इस स्टार्टिंग के 4 लाइन्स का। ठीक है, बढ़ते हैं अगली स्टैंजा पर। अगले स्टैंजा में विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं, यहाँ पे वो नेचर के बारे में बता रहे हैं कि नेचर की क्या क्या खूबियाँ हैं। दिस सी दैट बेयर्स हर बूजम टू द मून। अब बूजम का मतलब क्या होता है? क्लोजनेस। ठीक है, मून मतलब चंद्रमा, आप जानते ही हैं। तो जो समुद्र है ये क्या सह रहा है या फिर क्या दिखा रहा है? चंद्रमा के प्रति अपनी क्लोजनेस, बूजमनेस। ठीक है, यानी कि जो समुद्र है ये चंद्रमा की ओर आकर्षित है, ये बहुत ज़्यादा चंद्रमा को अपनी क्लोजनेस दिखा रहा है। द विंड्स दैट विल बी हॉलिंग। हॉलिंग क्या होता है? गर्जना, आवाज़ करना, शोर करना। तो द विंड्स दैट विल बी हॉलिंग एट ऑल आवर्स, जो हवा है जो कि हमेशा हर घंटे हॉलिंग किया करती थी, गर्जा करती थी। एंड आर अप गैदर्ड नाउ, और अब ये शांत हो गई है। लाइक स्लीपिंग फ्लावर्स, एक सोते हुए फूल की तरह। ठीक है, फॉर दिस, इसके लिए, फॉर एवरीथिंग, इन सभी के लिए, वी आर आउट ऑफ ट्यून, हम इससे बाहर हैं। ट्यून यानी कि हम इसके संपर्क से बाहर हैं, यानी कि हम इस जो नेचर है, यानी कि जो समुद्र है वो चंद्रमा को देख करके बहुत प्रसन्न हो रहा है, उत्तेजित हो रहा है। जो हवाएं हैं वो बहुत तेज़ी से चल रही थी कि हवाओं का गर्जना सुनाई पड़ रहा था, और अब ये फूल की तरह, सोते हुए फूल की तरह शांत पड़ गया है। और ये सारी चीज़ें, इन सभी चीज़ों से हम बाहर हैं। बाहर है मतलब इन द सेंस हमको अब नेचर से लगाव नहीं है, इसलिए हमको अब कुछ भी इसमें दिख नहीं रहा है। ठीक है ना, ये इन 4 लाइंस का मतलब हो गया, इन 4 लाइंस का। अब बढ़ते हैं अपने अगले स्टेंजा पर। इट मूव अस नॉट, यानी कि अभी जो हमने अभी ऊपर आपको बताया नेचर के बारे में, अब ये हमको प्रसन्न नहीं करता। इट मूव अस नॉट, अब हम इसमें नहीं प्रसन्न होते। अब हम किस में प्रसन्न होते हैं? अब भौतिक चीज़ों में बहुत ज़्यादा घुल मिल गए हैं। कब का कितना पैसा कमा लें, कब कितना कहाँ जाके रुक जाए, क्या कर लें, इन सभी चीज़ों में हम ज़्यादा घुल मिल गए हैं। इसलिए अब ये जो नेचर की चीज़ें हैं ये हमको नहीं लुभाती हैं। हमको पैसे, हमको भौतिक चीज़ें, भौतिक वस्तुएं ज़्यादा लुभाती हैं। इनके कहने का सेंस ये है। आगे उन्होंने कहा, ग्रेट गॉड, आई वुड रैदर बी अ पैगन सिकल्ड इन अ क्रीट आउट वर्ल्ड। पैगन का क्या मतलब है? पैगन यानी कि आप इन द सेंस मान लीजिए कि पैगन को हम कहते हैं नास्तिक। ठीक है, तो यहाँ पे विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि हे भगवान, इससे तो अच्छा यही होगा कि मैं भी पैगन बन जाऊँ। पैगन मैंने आपको बताया नास्तिक। ठीक है, सो माइट आई स्टैंडिंग ऑन दिस प्लीजेंटली, ली मीन्स होता है घास का मैदान, प्लीजेंट मतलब बहुत ही हरा भरा, खुशनुमा। हैव ग्लिम्सेस दैट वुड मेक मी लेस फॉरलॉर्न। फॉरलॉर्न मतलब परेशान या फिर अकेला। तो ये कहते हैं कि हे भगवान, इससे तो अच्छा यही होगा कि मैं भी एक पैगन बन जाऊँ, एक नास्तिक बन जाऊँ, जिससे मुझे फ़र्क पड़ना बंद हो जाए और मैं एक बहुत ही सुंदर से घास के हरे मैदान में अकेला खड़ा होकर के अपने आप को कम परेशान पा सकूं। ठीक है, बढ़ते हैं लास्ट कपलेट पर। इसमें वर्ड्सवर्थ कहते हैं, हैव साइट ऑफ प्रोटियस राइजिंग फ्रॉम द सी। दोस्तों यहाँ पे 2 ग्रीक गॉड्स का जो मेंशन किया गया है, 2 ग्रीक गॉड्स को, एक प्रोटियस, एक ट्राइटन, दोनों एक ये सी गॉड्स हैं। तो हैव साइट ऑफ प्रोटियस राइजिंग फ्रॉम द सी, यानी कि वहाँ से मैं खड़े होकर के ये देख सकूँ कि प्रोटियस कैसे सी से राइज कर रहे हैं, निकल रहे हैं। और हियर ओल्ड ट्राइटन ब्लो हिज फ्रेट हॉर्न, या फिर मैं ओल्ड ट्राइटन को देख सकूँ कि वो किस तरह से हॉर्न को बजा रहे हैं या फिर फूंक रहे हैं, शंख को फूंक रहे हैं। तो दोस्तों यहीं पे ख़त्म होती है हमारी आज की पोएम।
अच्छी लगी वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।